हरियाणा क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। आज से विधानमंडल का मानसून सत्र, पहले दिन हंगामे के आसार, मणिपुर मामले पर आ सकता है निंदा प्रस्ताव। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, डीजीपी कोर्ट में आकर सवालों के देंगे जवाब। दिल्ली सेवा बिल आज राज्यसभा में होगा पेश, गृह मंत्री अमित शाह बिल करेंगे पेश। आपने 3 लाइन का व्हिप किया जारी, सभी आप राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी। ज्ञानवापी के बाद अब शाही ईदगाह के सर्वे की मांग, मथुरा में लगाई साक्ष्य और पुस्तकों की प्रदर्शनी। हिंदू पक्ष का दावा, शाही ईदगाह में है मंदिर होने का प्रमाण। जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ में 2 और 3 आतंकी समूह सक्रिय, एडीजी बोले हर ग्रुप में 3 आतंकी, राजौरी में अब तक जारी है एनकाउंटर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अब आपको सीधा लेकर चलते हैं जहां पर पंचायती राज परिषद का उद्घाटन कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले गए। इस योजना के ज्यादातर लाभार्थी हमारी माताएं बहनें ही हैं। मुद्रा लोन ने स्वयं सहायता समूहों को बढ़ाई गई आर्थिक मदद ने गांव की महिलाओं को स्वरोजगार का एक नया माध्यम दिया है। आपके गांव की प्रत्येक बहन बेटी तक पहुंचना है, उन्हें सरकार की योजनाओं से परिचित कराना है। सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देशव्यापी अभियान भी चलाया हुआ है। जहां भाजपा के लोग सत्ता में है, क्या भाजपा का हर जिला पंचायत अध्यक्ष, काउंसिल अध्यक्ष सुनिश्चित करें कि आपके जिले में कम से कम 5 गांव ऐसे हो कि जहां एक भी खेत में 1 ग्राम भी केमिकल का उपयोग नहीं होगा। केमिकल फ्री फार्मिंग, न केमिकल फर्टिलाइजर होगा, न केमिकल दवाइयां होगी, प्राकृतिक खेती 5 गांव करके देखिए आप। इसके लिए आप लगातार किसानों से मिले, उन्हें जो मदद चाहिए वो उपलब्ध कराएं, प्रशासन से भी सहयोग लें। साथियों, पीएम स्वामित्व योजना के जरिए देश की ग्रामीण आबादी को प्रॉपर्टी के दस्तावेज देने का अभियान तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने जहां भाजपा की सरकार है वहां इस पर अच्छा काम किया। पीएम स्वामित्व योजना को और गति देने के लिए भी आपका सहयोग आवश्यक है। जिन जिन गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड का काम पूरा हो रहा है, वहां स्थानीय स्तर पर इसे सेलिब्रेट करें। प्रॉपर्टी कार्ड पाने वालों को अगर लोन की जरूरत है तो उनकी मदद करें। साथियों, डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत के ग्रामीण क्षेत्र में एक नई डिजिटल क्रांति को जन्म दिया है। 2014 के पहले हमारे देश में 100 से भी कम ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी हुई थी। आज भारत नेट के जरिए 2 लाख ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ चुकी हैं। गांव-गांव में खोले गए 5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर रोजगार के भी
और गांव वालों की सेवा के लिए भी एक बहुत विश्वस्त माध्यम बन रहे हैं। लोगों को अनेक सुविधाओं के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। हमारे पंचायत भवनों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का लाभ क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, ये भी आप सब साथियों ने सुनिश्चित करना चाहिए। साथियों, आप ये भी जानते हैं, देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोग आयुष्मान भारत योजना से जुड़ चुके हैं। इस योजना के ज्यादातर लाभार्थी देश के ग्रामीण इलाकों में हैं। मेरा आपसे आग्रह है, आप दिवाली के पहले तय कीजिए कि 5-5, 10-10 गांवों का समूह वहां आयुष्मान भारत कार्ड जिनको मिला है, जिन्होंने आयुष्मान कार्ड भारत का बेनिफिट लिया है, उनके सम्मेलन कीजिए और वो खुद बताएं कैसे उसको मदद मिली है, कैसे उसकी जिंदगी बच गई है। और आगे ये देखिए कि जो लोग छूट गए हैं, जो हितकारी है, अधिकारी है इसके, लेकिन छूट गए हैं, उनको पहुंचा करके ये सैचुरेशन का काम पूरा करना चाहिए। बहुत बड़ा मानवता का काम है। आपके क्षेत्र में जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर बना रहे हैं, उन्हें भी सुचारू रूप से चलाने में प्रशासन का सहयोग करें। इसी तरह आपको अपने जिलों में टेली मेडिसिन केंद्र स्थापित करने में भी सक्रियता से काम करना चाहिए। पिछले 2 साल में भारत सरकार की ई संजीवनी योजना की मदद से 14 करोड़ से ज्यादा बार लोग डॉक्टरों से कंसल्ट कर चुके हैं। भाजपा के हर जिला पंचायत सदस्य को अभियान चलाकर अपने क्षेत्र के हर गांव के हर घर तक ई संजीवनी योजना की जानकारी पहुंचानी चाहिए, ताकि उसको अच्छे से अच्छे डॉक्टर से सलाह मिल सकती है। आप कैंप लगाएं। आपके क्षेत्र में जो मेले होते हैं, बड़े पर्वों का आयोजन होता है, उसमें भी ई संजीवनी योजना का प्रचार प्रसार करें। साथियों, आज हजारों टैक्स के जरिए किसानों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिए सहकारी समितियों को मजबूत किया जा रहा है। अगले 5 साल में 2 लाख गांवों में मल्टीपर्पज पैक्स, प्राइमरी फिशरीज सोसाइटीज, डेयरी कोऑपरेटिव्स ये बनने वाले हैं। इसमें आपकी भूमिका निर्णायक होगी। आप जानते हैं, देश में भंडार, आप अपने जिले में जहां से ज्यादा कैशलेस बनाने का भी आप अपने जिलों में बने अमृत सरोवरों को अब सूखने नहीं देना है, उसमें मिट्टी भर जाए। तो क्षेत्रीय और पंचायती राज परिषद में वर्चुअल संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर उनकी ओर से अहम बातें कही जा रही थी, और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री।
और अब बात करते हैं सत्र का आगाज तीखी बात। जी हां, यूपी विधानसभा सत्र में आपको सीधा लेकर चलते हैं, जहां पर सत्र शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया है। तो सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से किसानों के मुद्दे को लेकर यहां पर जमकर हंगामा हो रहा है। प्रश्नों का समय 12:20 तक होता है, क्योंकि 12:20 से पहले सारे प्रश्न उत्तरित मान लिए गए हैं, अतः प्रश्न समाप्त हो गए हैं। इसीलिए प्रश्नों का समय समाप्त। निधन के निर्देश, अगर आप लोग आज तक लोकतांत्रिक इतिहास में निधन के निर्देश के ऊपर कभी भी अव्यवस्था नहीं हुई। मेरा आपसे निवेदन है कि मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं, आप अपनी सीट पर चले जाइए। लाइए निधन के निर्देश। निधन के निर्देश पढ़ रहा हूं मैं निधन के निर्देश पढ़ रहा हूं। अगर आपको लगता है कि यहां पर पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए तो आप अपनी सीट पर चले जाइए। अगर आपको लगता है कि पूर्व सदस्यों को निधन के निर्देश पर श्रद्धांजलि देनी चाहिए तो आप अपनी सीट पर चले जाइए। मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं। आप अव्यवस्था फैलाएंगे तो पूरे देश में इस बात की चर्चा होगी कि निधन के निर्देश पर भी आपने अव्यवस्था करी थी। मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं, आप अपनी सीट पर चलिए, अपनी सीट पर चलिए ना। मैं निधन के निर्देश लेने जा रहा हूं, आप अपनी सीट पर चलिए। मैं निधन के निर्देश लेने जा रहा हूं, आप अपनी सीट पर चलिए। मैं पढ़ूंगा, फिर मेरे को इंगित करके आपको बाहर निकालना पड़ेगा। मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब शांत हो जाए। लाइए दीजिए। आप निधन के निर्देश में भी अव्यवस्था फैलाएंगे। चलिए, आप चलिए चलिए चलिए। मेरा निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है कि चलिए। माननीय मनोज जी, माननीय, एक मिनट। आप लोगों में से कौन बोलना चाहता है तय कर लीजिए। वर्मा जी आप बोलेंगे कि पांडे जी बोलेंगे कि रविदास जी बोलेंगे, कौन बोलेंगे? मेरा निवेदन सुनिए, मेरा निवेदन। मोना जी, मेरी आप क्या कह रही हैं? मेरा निवेदन, आपकी बात आ गई, मेरी बात सुनिए। अगर आज आपने, माननीय सदस्य, आपने कहा कि मणिपुर पर चर्चा कराओ, अगर कल को कोई सदस्य, कोई भी सदस्य कहेगा कि केरला सूरी पर चर्चा कराओ तो उचित होगा क्या? अगर आप में से कोई भी सदस्य कहेगा कि बंगाल की हिंसा पर चर्चा कराओ, उचित होगा क्या? दूसरे किसी भी प्रदेश की चर्चा दूसरे किसी भी प्रदेश में नहीं हो सकती, उसकी चर्चा यहां पर नहीं होगी। उत्तर प्रदेश से देखिए, ना नियम में है, ना नियमावली में है, ना नियम में है, ना परंपरा में है। किसी दूसरे प्रदेश की चर्चा हम यहां पर नहीं कराएंगे। वो पार्लियामेंट में चर्चा कराएंगे, यहां नहीं होगी। मोना जी बैठ जाइए। मोना जी आपको पता है, और वर्मा जी आपको भी मालूम है, वर्मा जी आपको भी पता है, जो शर्मसार करने वाली देश में और दुनिया में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, सबको हमने नहीं देखना। हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे ना। आज को सबका अपना अपना ज्यूरिसडिक्शंस है। अगर आप अब कहें कि अमेरिका में कोई शर्मसार करने वाले देश है, उसको भी यहां चर्चा करेंगे तो नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश से जो संबंधित बातचीत होगी उसको चर्चा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जो नियमावली में होगा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अवधेश जी नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश से जो भी विषय होगा लेंगे। मेरी बात सुनिए। फिर मैं यहाँ पर केरला सूरी की चर्चा कराने के लिए अनुमति दूं क्या? नहीं दे सकता, वो भी नहीं दूंगा। फिर मैं बंगाल की हिंसा के ऊपर चर्चा कराने के लिए बोलूं क्या? वो भी नहीं दूंगा, वो भी नहीं दे सकता। किसी को भी अवसर नहीं दूंगा। आपकी एक गलत परंपरा से कई परंपराएं पड़ेंगी। मोना जी, एक गलत परंपरा से कई गलत। अब बैठिए। नो, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य, उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सत्तार अहमद अंसारी का 8 जनवरी 2001 को निधन हो गया। वे लगभग 67 वर्ष के थे।
श्री सत्तार अहमद अंसारी का जन्म 2 फरवरी 1934 को जिला बिजनौर में हुआ था। उन्होंने बीकॉम LLB की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सत्तार अहमद अंसारी देखा कि किस तरीके से हंगामे के साथ शुरुआत हुई है, लेकिन यूपी विधानसभा अध्यक्ष ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम उत्तर प्रदेश के मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे, किसी भी अन्य प्रदेश की बातचीत यहां पर सत्र में नहीं होगी। और इसके साथ इन्होंने ये भी कह दिया कि मैं स्थगित नहीं करूंगा कार्यवाही। तो देखिए, एक तरफ जहां विपक्ष है वो महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर हंगामा कर रहा है, वो मणिपुर की भी बात कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष ने साफ कहा कि विधानसभा नियमों के अनुसार ही चलेगी और कोई हंगामा नहीं चलेगा और मैं कार्यवाही भी स्थगित नहीं करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो सत्र का आगाज हो चुका है और लगातार विपक्ष की तीखी बात भी जारी है। आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से हंगामा हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष कार्यवाही लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। तो तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। संघ चारू बेटा खटीमा जिला उधम सिंह नगर के अध्यक्ष भी रहे। समाज सेवा, पशुपालन एवं खेलों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री प्रेम प्रकाश सिंह के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिक एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रणधीर सिंह का 10 मार्च 2023 को निधन हो गया। वह लगभग 75 वर्ष के थे। श्री रणधीर सिंह का जन्म 1 जनवरी 1948 को ग्राम बिरुकी जिला मुजफ्फरनगर में हुआ था। उन्होंने BA LLB की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रणधीर सिंह वर्ष 1993 में तथा वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र चरथावल जिला मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री रणधीर सिंह विधानसभा की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधित संयुक्त समिति के सदस्य रहे। वे नगर पालिका मुजफ्फरनगर के सभासद तथा डॉक्टर अंबेडकर मंच के सदस्य भी रहे। समाज सेवा तथा भ्रमण में उनकी विशेष रुचि थी। श्री रणधीर सिंह के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिक एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुजान सिंह बुंदेला का 30 मार्च 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 77 वर्ष के थे। श्री सुजान सिंह बुंदेला का जन्म 1 जून 1946 को ग्राम डोगरा कला तहसील पाली जिला ललितपुर में हुआ था। उन्होंने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सुजान सिंह बुंदेला वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र महरौनी जिला ललितपुर से कांग्रेस आई के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे वर्ष 1984 एवं वर्ष 1999 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री सुजान सिंह बुंदेला ग्राम प्रधान डोंगरा कला तथा जिला पंचायत अध्यक्ष ललितपुर रहे। वे कुशल राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री सुजान सिंह बुंदेला के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शारदा प्रसाद शुक्ला 18 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे। श्री शारदा प्रसाद शुक्ला का जन्म 11 जनवरी 1945 को रहीम नगर पटियाला जिला लखनऊ में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर एवं विधि स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री शारदा प्रसाद वर्ष 1985 में निर्दलीय, वर्ष 1989 में जनता दल तथा 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र सरोजनी नगर जिला लखनऊ से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री शारदा प्रसाद शुक्ला श्री अखिलेश यादव मंत्रिमंडल के सदस्य तथा विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। वे विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार लखनऊ एवं सेंट्रल जेल वाराणसी में बंदी रहे। वे क्रांति विद्या मंदिर लखनऊ के संरक्षक रहे थे। सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी तथा जनसंपर्क प्रिय था। श्री शारदा प्रसाद शुक्ला के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरिशंकर तिवारी का 16 मई 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 83 वर्ष के थे। श्री हरिशंकर तिवारी का जन्म 5 अगस्त 1940 को ग्राम टांडा जिला गोरखपुर में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री हरिशंकर तिवारी वर्ष 1985 में निर्दलीय, वर्ष 1989, 1991, 1993 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1996 में अखिल भारतीय
इंदिरा कांग्रेस तिवारी तथा 2002 में अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस से निर्वाचित क्षेत्र चिल्लूपार जिला गोरखपुर से 6 बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री हरिशंकर तिवारी, श्री कल्याण सिंह, श्री राम प्रकाश जी, श्री राजनाथ सिंह, सुश्री मायावती तथा श्री मुलायम सिंह यादव जी मंत्रिमंडल के मंत्री रहे थे। वो विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य तथा नेशनल डिग्री कॉलेज बड़रगंज गोरखपुर के अध्यक्ष रहे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री हरिशंकर तिवारी के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अवनीश कुमार सिंह का 17 मई 2023 को निधन हो गया। वे लगभग 80 वर्ष के थे। श्री अवनीश कुमार सिंह का जन्म 13 अगस्त 1943 को सहारनपुर में हुआ था। उन्होंने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अवनीश कुमार सिंह वर्ष 1977 में जनता पार्टी, 1985, 1991, 1993 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र दातागंज जिला बदायूं से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री अवनीश कुमार सिंह विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार बदायूं में बंदी रहे। समाज सेवा एवं अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री अवनीश कुमार सिंह के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरिद्वार दुबे 26 जून 2023 को निधन हो गया। वे लगभग 77 वर्ष के थे। श्री हरिद्वार दुबे का जन्म 1 जून 1946 को हुसैनाबाद जिला बलिया में हुआ था। उन्होंने MA LLB की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री हरिद्वार दुबे वर्ष 1989 तथा 1991 में निर्वाचन क्षेत्र आगरा छावनी जिला आगरा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वर्ष 2020 में वो राज्यसभा के सदस्य थे। श्री हरिद्वार दुबे श्री कल्याण सिंह मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री तथा विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य रहे। वो विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार आगरा, नैनी एवं फतेहगढ़ आदि जिलों में बंदी रहे थे तथा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की प्रबंध समितियों के सदस्य रहे थे। समाज सेवा, पर्यटन, बागवानी तथा खेलों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री हरिद्वार दुबे के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अबरार अहमद 2 अगस्त 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 73 वर्ष के थे। श्री अबरार अहमद का जन्म 8 नवंबर 1950 को अझुई जिला सुल्तानपुर में हुआ था। श्री अबरार अहमद वर्ष 2012 व वर्ष 2017 निर्वाचन क्षेत्र इसौली जिला सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। श्री अबरार अहमद विधानसभा के आचार समिति के सदस्य रहे थे। वो विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष व सदस्य रहे तथा सामाजिक आंदोलनों से जुड़े रहे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। वो एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी कार्यकर्ता थे। श्री अबरार अहमद के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री खालिद अजीम उर्फ अशरफ का 15 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 49 वर्ष के थे। श्री खालिद अहमद उर्फ अशरफ का जन्म 3 अप्रैल 1974 को जिला प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री खालिद अजीम उर्फ अशरफ वर्ष 2005 के उपनिर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद पश्चिम जिला प्रयागराज इलाहाबाद से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अतीक अहमद का 15 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 61 वर्ष के थे। श्री अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 19। तो यूपी विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है और आप सुन रहे थे यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को, जिनकी ओर से हम बातें कही जा रही थी। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे राहुल इज बैक। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो चुकी है। लोकसभा सचिवालय ने सदस्यता बहाल की। लोकसभा सचिवालय ने जारी की है अधिसूचना। मानहानि मामले में सजा पर लगी थी रोक। लोकसभा सचिवालय ने सदस्यता बहाल की। लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना।
मानहानि मामले पर सजा में लगी थी रोक। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल। और आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस मुख्यालय पर जश्न का माहौल नजर आया। मिठाइयाँ खिलाते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस जश्न में शामिल नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता हुई बहाल। लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है आज संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में जिस तरीके से जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया था और उनकी जो भी शिद्दत दोषी थी उनको माफ कर दिया गया था, राहुल गांधी की उसी दिन सदस्यता को लेकर इस रास्ता साफ हो गया था। लेकिन आज लोकसभा सचिवालय ने उनको एक पत्र जारी कर ये सदस्यता वापस कर दी है। मैं आपको बता दूं कि विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस विशेष तौर पर राहुल गांधी के लिए बार बार सरकार पर हमलावर थी। वो कह रही थी कि जितनी तेजी से राहुल गांधी की सदस्यता छीनने में सरकार ने जल्दी दिखाई थी, उतनी ही जल्दी बहाली में नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब लोकसभा सचिवालय से राहुल गांधी के लिए पत्र जारी हो गया और आप बहुत जल्दी उन्हें लोकसभा में देखने भी वाले हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए खुशी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और जो ट्वीट राहुल गांधी ने किया था कि सवाल जारी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार को अब राहुल गांधी के सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट तौर पे बता दूं कि वैसे ही लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों ही हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। लेकिन उसमें आज एक ये मुद्दा भी इंक्लूड होना था, लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी को सदस्यता देने से कम सरकार ने एक मुद्दा जो है विपक्ष को नहीं दिया, उसको ये कहेंगे उनसे दूर रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा कार्य मंत्री जो है प्रहलाद जोशी, उनका बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि 2 दिन की छुट्टी होने की वजह से राहुल गांधी की सदस्यता देने में देरी हुई है, बाकी सारे काम नियम अनुसार और समय पूर्वक कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अब जिस तरीके से यहाँ पर क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का कुछ बयान आया है इस पर, या कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन आया है? अब जी बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया। उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि ये फैसला एक स्वागत योग्य है और इसके अलावा देश की जनता के साथ साथ वायनाड की जो जनता है उनके लिए बड़ी खुशी का माहौल है और उनके लिए बड़ा बेहद हर्षपूर्ण है, क्योंकि अब वायनाड के लोगों का जो सवाल है ये कहेंगे उनका जनप्रतिनिधि राहुल गांधी थे, उनको वो मिल गए हैं। पहले उनकी सदस्यता जाने से उनका भी कहीं ना कहीं ये कहें तो उनका जो क्षेत्र है वो भी अछूता हो गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे सवाल दागते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि आज दिल्ली में राज्यसभा में आपको बिल दिखाई देगा, लेकिन कल लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर आकर चर्चा करनी है। जी ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी अपडेट हम लेंगे। और बता दें आपको कि राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल किया गया है और कांग्रेस मुख्यालय में ये खुशी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम दिग्गज नेता जो कांग्रेस के हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं और मिठाई बांटकर, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को खुशी जाहिर की जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से एक तथाकथित टिप्पणी के बाद जो मामला कोर्ट में गया और उसके बाद उनको सज़ा मिली 2 साल की, और ये निचली अदालत के बाद हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने भी इनकी सज़ा जो है वो जारी रखी थी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी टिप्पणी दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकी जो सज़ा है उस पर रोक लगा दी है, जिसके बाद उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। राहुल गांधी का ट्वीट आया था। राहुल गांधी ने साफ कहा कि आ रहा हूँ मैं,
सवाल जो है वो जारी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी से सरकार से सवाल जो है वो ज़रूर राहुल गांधी की तरफ से पूछे जाएंगे। और इस बार राहुल गांधी आक्रामक तौर पर भी यहाँ पर संसद में नज़र आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे इस बार ऐसे थे जिनको लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की कमी संसद में विपक्ष को खल रही थी। अब राहुल गांधी उस कमी को पूरा करेंगे, साथ ही साथ वो संसद पहुंचेंगे और यहाँ पर उनके द्वारा सवाल जो है वो सरकार से पूछे जाएंगे। तो ये एक बड़ी और अहम बात है कि अब राहुल गांधी जो है वो वापस संसद में पहुंचेंगे। लगातार जिस तरीके से उनका इंतज़ार किया जा रहा था कि वो जल्दी से जल्द संसद आएँ और सरकार से सवाल पूछें, विपक्ष में एक बड़े नेता के तौर पर वो अपने सवाल सरकार से पूछेंगे, चाहे वो मणिपुर हिंसा को लेकर हो। जिस तरीके से हमने देखा कि संसद में बहुत सारा हंगामा भी देखने को मिला था। अब ठीक है प्रवेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें कि लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना और अब उनकी सदस्यता जो है वो बहाल हो चुकी है। और सीधे आपको ले चलते हैं यूपी विधानसभा, जहां पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपने क्षेत्र की चिंता करें, आप अपने क्षेत्र की जनता की चिंता करें। आपने नोटिस दिए है 301 के अंतर्गत माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी सबसे सीनियर मेंबर हैं। इन्होंने बिजली से संबंधित जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में बात करी है। अवधेश प्रसाद जी, आप अपनी सीट के ऊपर खड़े हो जाएं तो आपकी सूचना स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं स्वीकार करेंगे। आप नियम 301 की सूचनाएं आप लोगों की विधानसभा से संबंधित जो विषय आपने रखा है, मेरा आपसे निवेदन है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, आप अपने शहर के विकास के लिए, आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो आपने सूचनाएं लगाई हैं, आप उन सूचनाओं के ऊपर बोलिए। मैं आपको अवसर देता हूं, आज मैं आपको पढ़ने का भी अवसर दूंगा। चलिए, आज मैं आपको नियम 301 को पढ़ने का, पहले मैं सिर्फ हाजिरी ले लेता था, आज मैं आपको पढ़ने का अवसर दूंगा। आप अपनी सीट के ऊपर जाकर नियम 301 की सूचना पढ़ सकते हैं। अगर आप क्षेत्र की जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं बात करने के लिए, तो आप अपनी सीट पर जाइए और अपनी सूचना पढ़िए। आपकी सूचना के ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी और आपके क्षेत्र की समस्या का समाधान होगा। अगर आप अपनी क्षेत्र की समस्या को छोड़कर किसी अन्य प्रदेश की यहां पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा। चलिए, मैं नियम 301 की बुलाता हूं। श्री अवधेश प्रसाद जी अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए, इसीलिए यह सूचना आज नहीं ली जाएगी। श्री चंदन चौहान अपनी सीट के ऊपर नहीं है, अतः उनकी सूचना नहीं ली जाएगी। डॉक्टर पल्लवी पटेल अपने स्थान पर नहीं है, तो ये सूचना नहीं ली जाएगी। डॉक्टर राजेश्वर सिंह उपस्थित हैं, उनकी सूचना ली जाएगी। श्री फरीद अहमद किदवई अपनी सीट पर नहीं है, अपनी सीट पर हैं, इनकी सूचना ली जाएगी। फरीद अहमद किदवई की सूचना ली जाएगी। श्री लालजी वर्मा अपनी सीट पर हैं तो हाथ खड़ा करें। श्री लालजी वर्मा अपनी सीट पर हैं तो हाथ खड़ा करें। वो नहीं हाथ खड़ा करना चाहते, उनकी सूचना नहीं ली जाएगी। श्री ओम प्रकाश सिंह अपनी सीट पर हैं, गुड बॉय, आप अपनी सीट पर बैठिए, आपकी सूचना ली जाएगी। श्री मनोज कुमार पारस, आप अपनी सीट पर चलिए, चलिए अपनी सीट पर चलिए, हम लेंगे, नहीं लेनी, ये चाहते हैं कि इनकी सूचना ना ली जाए। मनोज कुमार पारस की सूचना। श्री मनोज कुमार पांडे जी, आपके क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जिससे आप अपने क्षेत्र की जनता का काम कर सकते हैं। फूलपुर मार्ग 709 AD मार्ग पर पड़ने वाली भगवंत नगर का नाला बनाया जाना, बारिश का समय है, अगर आप चाहते हैं कि नाला बनाया जाए तो अपनी सीट पर चलिए। आपका इंटरेस्ट नहीं है नाला बनवाने में, राजनीति करने में ज्यादा, आपकी सूचना नहीं ली जाएगी। श्री डॉक्टर नीरज वोरा आपकी सूचना ली जाएगी। डॉक्टर श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस, आपकी सूचना ली जाएगी। मोहम्मद फहीम इरफान, अपनी सीट पर चलिए और हाथ खड़ा करिए।
अपनी सीट पर चलिए मोहम्मद फहीम इरफान और हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करिए। गुड, आपने यू आर ए गुड बॉय। आप अपनी सीट पर हैं, आपने हाथ खड़ा किया, आपकी सूचना ले ली गई। श्री रामचंद्र यादव जी अपनी सीट पर हैं, उनकी सूचना ले ली गई। चौधरी बाबूलाल उपस्थित, सूचना ले ली गई। श्री रमेश जायसवाल वो सूचना ले ली गई, रमेश जायसवाल जी की। श्री रमेश चंद्र मिश्र सूचना ले ली गई। श्री देवेंद्र प्रताप सिंह अनुपस्थित हैं, सूचना नहीं ली जाएगी। श्री जगदीश नारायण राय। और हम बात कर रहे हैं राहुल इज बैक। आपको बता दें कि उनकी संसद में सदस्यता जो है वो बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी की गई है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो है वो बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने सदस्यता बहाल की। डीबी शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डीबी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे जानना चाहूंगी मैं, ये जो सदस्यता बहाल हुई है राहुल गांधी की, और कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि जिस तरीके से विपक्ष इससे बहुत ज़्यादा हवा दे रहा है, चाहे वो राहुल गांधी का ट्वीट हो। राहुल गांधी के ट्वीट की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि आप संसद में सवालों के लिए तैयार रहें, आ रहा हूँ मैं। तो इस तरीके के ट्वीट्स भी सामने आए। सबसे पहले इस पर रिएक्शन चाहूंगी मैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में आज खुशी की लहर है। एक दूसरे को लोग मिठाई खिला रहे हैं, मिठाई खिला के खुशी का इजहार कर रहे हैं। राहुल गांधी की लोकसभा का जो एमपी के जो सदस्यता इनकी बहाल कर दी गई है। और हालांकि जैसा कि आपने पहले ही बताया कि उन्होंने ट्वीट करके पहले ही जानकारी दे दिया है कि मैं जल्द ही लोकसभा का जो सत्र शुरू होने वाला है उसमें मैं आ रहा हूँ और वहाँ प्रश्न की बौछार लगाऊंगा। और चूंकि 2024 सामने है, 5 से 7 महीने समय लगभग बाकी है, और उसकी तैयारियां जो है जोरों पर हर पार्टी के लोग अपना जो शुरू कर दिया, अभी से व्यवस्था बनानी शुरू कर दी है चुनाव लड़ने के लिए। डीपी शुक्ला जी आवाज आ रही है आपको? चलिए, नेटवर्क इशू की वजह से शायद उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लोक त्रिपाठी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हुई है। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक संजीवनी मिल गई, जो बहुत समय से जिस तरह से एक सदस्यता गई थी, ये भी एक अपने आप में एक अपवाद टाइप का था। कांग्रेस के इतने बड़े नेता की सदस्यता गई थी, और उसके बाद उसी तरह से माफ कीजिएगा, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आलोक जी हमारे साथ कांग्रेस नेता अलका लांबा जी जुड़ चुके हैं। अलका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, बिल्कुल ये लोकतंत्र की जीत है और तानाशाही एक बार फिर हारी है। राहुल गांधी जी आज संसद में पहुंच चुके हैं बिना समय गवाए, और मणिपुर जलते पर बात होगी। देश में जिस तरीके की हिंसा हो रही है, जिस तरीके से अडानी के सवाल पर उनकी सदस्यता छीनी गई, किसी तरह एक बड़ी साजिश करके जो बेनकाब हुए हैं, स्वाभाविक है वो आवाज आज आपको संसद में गूंजते हुए दिखेगी। वो भी इन पिछले कुछ दिनों में मणिपुर गए, तेलंगाना गए, किसानों में आपने देखा, मजदूरों में आपने देखा, उन्हें हर जगह लोगों के बीच में वो गए, बातचीत किया उनसे। वो सब चीज उनका जो दुख है, दर्द है, आप देख रहे हैं अपने ट्विटर माध्यम से भी राहुल गांधी जी की जो बात हो रही है, लोगों से शेयर कर रहे हैं कि आजादपुर मंडी में जो किसान है सामान लेकर आ रहा है, किस तरीके की महंगाई बेरोजगारी से देश गुजर रहा है, सब पर बोलेंगे। लेकिन ये है कि भाजपा के लिए, केंद्र सरकार के लिए एक सबक है कि इस तरह की साजिशें करके आप लोकतंत्र का हनन नहीं कर सकते हैं। इंडिया अब एकजुट हो चुका है, इंडिया मिलकर लड़ रहा है, और इंडिया इस सरकार को मुद्दों पर लाकर घेरने का काम अलका जी, इसका करेगा। मतलब राहुल गांधी के तीखे तल्ख तेवर हमें संसद में देखने को मिलेंगे?
बोलते रहे। आपको मालूम है उसी आवाज को दबाने के लिए भाजपा ने इतना बड़ा एक षड्यंत्र रखा और 137 दिन तक वायनाड के लोगों ने जिन्हें चुना था, अपनी आवाज बनाकर भेजा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये एक व्यक्ति का मामला नहीं है। उन लाखों करोड़ों लोगों ने जो वोट देकर अधिकार दिया, अपनी आवाज बनाकर भेजा, आपने उस आवाज को दबाने का काम किया है और लोग ये कहते हुए सदस्यता को उन्होंने बहाल किया है। तो बात ये कि साजिशें होंगी, अभी बहुत होंगी, क्योंकि 8 महीने देश के लोकसभा चुनावों को रह चुका है। भाजपा महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता, हिंसा, सब मामलों पर हम देख रहे हैं। हरियाणा देखिए, मुख्यमंत्री कहते हैं गृह मंत्री मुझे मालूम ही नहीं था, मुख्यमंत्री से पूछे। मुख्यमंत्री कह रहे गृह मंत्री से पूछे। इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है ना। अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की आदत रही है इन्हें। तो ये है कि पूरी तरह से नाकाम और नकारा हो रही है भाजपा की डबल इंजन की सरकारें अपने राज्यों में, और अब इन्हें जो है बेनकाब करते हुए, देश को एक रखते हुए हमें इस लड़ाई को आगे ले जाना है, जिसके सूत्रधार बिल्कुल श्री राहुल गांधी जी संसद के अंदर और बाहर आपको दिखते रहे और दिखते रहेंगे। जी अलका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज़ पर अपनी बात रखने के लिए। और बता दें, लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया है। आलोक जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस को 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके पहले जो कांग्रेस राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई है, उससे कांग्रेस के अंदर खुशी और ऊर्जा का संचार हुआ है। और इसकी उम्मीद की जा रही थी, जब कोर्ट का निर्णय आया था, कोर्ट ने भी बड़ी सख्त टिप्पणी की, तो कांग्रेस के लिए ये एक अच्छा समय शुरुआत हुई है। और 2024 के चुनाव में कांग्रेस इसको बनाने का प्रयास भी करेगी और इसको जो लोकसभा के चुनाव होंगे उस चुनाव में मुद्दा भी बना सकती है। तो ये एक बड़े ठीक समय पे जो चुनाव है नजदीक, उसको देखते हुए सही समय पे कांग्रेस के लिए ये खुशी की खबर मिली है और ये जहार भी कर रहे हैं मिठाई खिलाकर के। ये चुनाव को दृष्टि से देखिए तो कांग्रेस के लिए बड़ी खबर है और देश के लिए भी बड़ी खबर है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी। बिल्कुल, मणिपुर जैसे मुद्दे पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे थे कि राहुल गांधी की कमी खल रही थी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं चाहना कि खिडारी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਖੇਡਣਗੇ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ 11 ਗੋਲਡ ਆਏ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਘਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੇਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਗਰੋ ਕਰਦਾ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं राहुल इज बैक और हमारे साथ आलोक जी लगातार बने हुए हैं। आलोक जी, अगर हम बात करें, देखिए राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई, सरकार के जो प्रवक्ता हैं उनका भी बहुत सारे इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो राहुल गांधी की अब ये बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। साथ ही तो साथ एक तरफ जहां ये इंडिया नाम का जो गठबंधन किया गया है, 2024 के लोकसभा चुनाव भी हैं, इसे हम लोकसभा चुनाव से कैसे देखें कि कितनी मजबूती कांग्रेस को इस चीज़ से मिल सकती है? जी देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि ये 2024 के चुनाव के पहले भाजपा की कहीं ना कहीं ये डिफीट पाई है भाजपा। और दूसरी तरफ ये भी उम्मीद जगी है कि जब लोग कहते हैं कि सरकार के दबाव में कानून व्यवस्था चल रही है, न्याय व्यवस्था चल रही है, तो इस तरह के जब निर्णय आते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं हमको ये एक बार फिर से आशा की किरण दिखती है और ये लोगों में विश्वास जगता है कि अभी भी न्याय व्यवस्था अपने न्याय मिलने की उम्मीद जगी है और लोगों को लगता है कि अभी भी न्याय
प्रणाली में कहीं भी दखलंदाजी नहीं है। ये जो लोकसभा सचिवालय ने आज राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की और जो निर्णय आया, तो उसमें राहुल गांधी को अंदर से एक ऊर्जा मिली, साथ में कांग्रेस के अंदर भी एक ऊर्जा का संचार हुआ है और जिसका नतीजा जो गठबंधन हुआ है उसमें भी देखने को मिलेगा और साथ ही लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और लोगों के अंदर न्याय के प्रति अभी भी उम्मीद बरकरार रहेगी कि न्यायपालिका आज भी न्याय पाने में देरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि न्याय नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ा मैसेज गया है देश के लिए, जनता के लिए, सरकारों के लिए, कि सरकार के लिए भी जो न्यायपालिका। ठीक है आलोक जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया जी जुड़ चुके हैं। पीएल पूनिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल किया गया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं उस पर? पीएल पूनिया जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? पीएल पूनिया जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। और बता दें आपको कि राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो बहाल हुई, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस मुख्यालय में खुशी जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है, जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आलोक जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। ये लोगों में न्याय के प्रति आस्था जो थी वो और मजबूत होगी। जो एक आरोप लगते थे सत्ता पक्ष के ऊपर कि सत्ता के पक्ष के दबाव में न्यायपालिका है, ये जो निर्णय हुआ, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जब निर्णय आते हैं तो विपक्ष भी मौन हो जाता है, भले ही खुशी जाहिर करता है कि हमको न्याय मिला, और लेकिन जो एक आरोप लगाते हैं सरकार के ऊपर, उस पर भी कहीं ना कहीं उनके मुंह बंद होते हैं। तो ये निर्णय और लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के लिए बहुत अहम नतीजा आया है और इससे एक तो चुनाव लड़ने की रास्ता साफ हो गया है राहुल गांधी के लिए, दोबारा वो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं 2024 में। साथ ही कांग्रेस में एक ऊर्जा का संचार हुआ है, उनको लग रहा है बहुत दिनों बाद कि एक हमारी जीत हुई है, हमारा एक पूरे देश में माहौल बन रहा है। जिस तरह से विपक्ष एक गठबंधन बना करके मीटिंगें कर रहा था संयोजक के तौर पे, और कांग्रेस को लग रहा था कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिले, तो उससे कहीं ना कहीं विपक्ष के जो गठबंधन बन रहा है उसमें भी कांग्रेस की मजबूती होगी। और राहुल गांधी को जो लोग हल्के में लेते थे, जो लोग उनको कुछ अलग अलग तरीके से उपनाम से बुलाते थे, उस पर भी एक लगेगा कि राहुल गांधी एक परिपक्व नेता है और उन्होंने जो बोला वो ऐसा नहीं बोला था जो चीजें, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक संजीवनी है ये निर्णय। और कांग्रेस इसको आगे लोकसभा चुनाव में कैसे बुनाएगी, ये उस पर एक रणनीति बनेगी और कैसे उसको पूरे देश में ये दिखाने का प्रयास होगा कि जो है कांग्रेस के जो राहुल गांधी की सदस्यता छीनी गई या सदस्यता रद्द की गई, वो एक किसी मानसिकता के तहत की गई कि जो कोर्ट ने वापस दी। बिल्कुल आलोक जी, देखिए अगर हम बात करें तो मुझे लगता है राहुल गांधी के जो सितारे हैं वो सही दिशा में इस वक्त काम कर रहे हैं। जिस वक्त से उन्होंने पदयात्रा की और उसके बाद से मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव रिएक्शंस, लोगों का अपार प्यार जो है वो राहुल गांधी को मिलना शुरू हुआ। और सदस्यता बहाल हुई, फिर भी लोगों के दिलों में जो उन्होंने जगह बनाई वो लोगों ने उसे कायम रखा। और अब चूंकि कोर्ट का भी फैसला आ गया है, तो अब जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई है। तो संसद में जो मणिपुर हिंसा को लेकर मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि उन्हें ये एक्सपेक्टेशंस थी कि अगर राहुल गांधी संसद में होते और मणिपुर पर बात कर रहे होते तो वो उन्हें सुनना चाहते थे। और मुझे लगता है वो जल्द ही ये सपना जो है वो लोगों का पूरा होगा और संसद में वो मणिपुर पर भी खुलकर अपनी बात रख सकेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अब सदस्यता बहाल होने के बाद अब वो संसद में जो उनके फॉलोअर हैं, उनकी पार्टी के जो नेता हैं, वो उनका वक्तव्य सुनना चाहते थे। जो उनकी कमी कहीं ना कहीं संसद में खल रही थी, पार्टी के नेताओं को भी और उनके समर्थकों को भी, तो वो कमी दूर होगी। अब वो और तीखे, मुझे जो लगता है कि अब वो भाजपा का या सत्ता पक्ष का मुकाबला और तीखे सवालों से और बिल्कुल आलोक जी, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे लगता है तीखे तर्क तेवर जो है वो बिल्कुल राहुल गांधी के देखने में मिलेंगे, क्योंकि उनका जो ट्वीट है ना, आ रहा हूं मैं और सवाल तैयार है, तो कहीं ना कहीं वो साफ दर्शाते हैं कि वो अगर संसद में आएंगे तो सवालों की बौछार जरूर होगी सरकार पर। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बता दें कि लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में काफी खुशी का माहौल जो है वो देखा जा रहा है। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लोकसभा सचिवालय ने सदस्यता बहाल कर दिया है राहुल गांधी को, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के तीखे तर्क तेवर जो है वो साफ तौर पर संसद में अब देखने को मिलेंगे। और बटे में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।